हेलो एंड वेलकम टू संकल्प आईएएस। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी में मोनाल सर का हैंडआउट जो है उसका पिलर नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पिलर 3 का लेक्चर नंबर 6 है और ओवरऑल इकोनॉमी में लेक्चर नंबर 31वां हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, मुश्किल से 2 लेक्चर में जो है पिलर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पिलर नंबर 4 पे शिफ्ट होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं ले पाया था कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन अब हम लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिलर 3C आप इसको समझिए कि ये थोड़ा जीके टाइप का है। ठीक है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, इसमें इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर का आपको देखने, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह आपको याद रखने हैं। ठीक है, पिलर 3C मेनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह को हम देखने वाले हैं, उनके बीच के एग्रीमेंट्स। ठीक है, ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फिर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक IMF। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, WTO के बारे में हम देखेंगे, उनके डिस्प्यूट्स, नेगोशिएशंस जो उनके समिट्स होते हैं, फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, जो उनके समिट्स। ठीक है, ये सब हम ट्रेड एग्रीमेंट्स ये सब हम आज के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प IAS को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पिछले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर देंगे। ठीक है, वो मैं क्वेश्चंस वीडियो के बीच में कुछ पूछता हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी चरमरा गई थी उसको रिस्टोर करने के लिए ब्रेटन वुड्स जो कि USA में है, न्यू हेमिस्फीयर में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है। टोटल 44 नेशंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उस समय इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ से ना 3 आउटकम निकल के आते हैं, 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है सामने निकल के आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, लोन प्रोवाइड करना। दूसरा IMF का भी आपने नाम सुना होगा, इनके बारे में हम डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। IMF मेनली जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मदद करता है, गरीब देशों की भी मदद करता है, लोन वगैरह वो भी देता है। तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को प्रपोज किया गया था। ठीक है, जिसका काम क्या था? प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। जो इसमें से मेन ऊपर के हमने 2 देखे, IMF और वर्ल्ड बैंक, वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आउटकम हमने देख लिया क्या क्या निकला यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये रहा, बता दिया मैंने। अब इनके हेड कौन होते हैं? देखो, सबसे पहले इनमें ना वोटिंग के तहत जो है वो फैसला लिया जाता था हेड कौन होगा। अब वोटिंग के तहत फैसला लिया जाएगा तो USA ने ये सोचा कि यार यूरोपियन यूनियन और ये सब मिलके हर चीज़ में फ़ैसला ले लेंगे, तो इन्होंने कंसेंसस बनाया, मतलब आपसी सहमति से एक निर्णय ये लिया कि वर्ल्ड बैंक का जो हरदम चीफ होगा ना वो USA से ही होगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखते होंगे कि वर्ल्ड बैंक का जो चीफ सेलेक्ट किया गया USA के द्वारा, कोई न्यूज़ में ऐसा खबर आता है। दूसरा IMF के जो चीफ होते हैं वो यूरोप ही हरदम चुनता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कंसेंसस हुआ है। लेकिन जो तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, जिसका कि हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पे वोटिंग के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि कौन जो है वो चीफ होने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक पे अब हम बात करते हैं डिटेल में। वर्ल्ड बैंक को ना मेनली हम 2 चीज़ों से जानते हैं, एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये समझो वर्ल्ड बैंक के 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, इन दोनों को मिला के ही वर्ल्ड बैंक बनता है। वैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, 2 तो मैंने आप सभी को बता दिया। तीसरा कौन से? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये टोटल 5 वर्ल्ड बैंक के ग्रुप इसको हम कहते हैं। मेनली 2 ये दोनों मिलकर बनाते क्या है? वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक कहता है। इनका काम क्या होता है? मैंने बताया मेनली काम इनका होता है लोन देना सरकारों को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मेनली सरकारों को लोन देती है। इसमें कि पहला वाला जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो है लोन देने पे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज़ें वापस लेती है ना, डेवलपमेंटल लोन देती है, नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है। अगला इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, ये पैसा तो देती है लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही वैसा लेती है, इंटरेस्ट फ्री ये लोन देती है एक तरह से। ठीक है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन देती है गरीब देशों को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी लोन देता है, लेकिन ये एक तरह का समझो कंपनीज जो प्राइवेट प्लेयर्स हो गए उनको लोन देने का ये काम करती है। आपने मसाला बॉन्ड हमने जो पिलर 1C में पढ़ा था वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। अगला मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जैसे गारंटी शब्द से ही पता चल रहा है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, ये एक तरह का इंश्योरेंस वाला काम करता है ना, इंश्योरेंस देता है ये इन्वेस्टर्स को। अगला जैसे कि इसके नाम से पता चला डिस्प्यूट रिजल्वमेंट का काम करता है, ये ना रिजोल्यूशन जो भी डिस्प्यूट होते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड में उसमें। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 5वां वाला है ना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बाकी चारों के इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि कौन सा क्या क्या देता है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अलावा भी बाकी के बहुत सारे ऐसे बैंक है। एक है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, और दूसरे बाकी के जो बैंक्स हैं उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया आपका, ब्रिक्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक्स, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन आया यूपीएससी जियो साइंटिस्ट जो 2024 का, एक बार देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कौन सा नहीं है। अभी हमने देखा क्या मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, अभी हमने देखा है, गारंटी वाला था ना, इंश्योरेंस वाला। अगला आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने नहीं देखा है, मतलब कि ये नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, नॉट पूछा गया, ठीक है। और ए वाला भी सेटलमेंट फॉर डिस्प्यूट वाला भी था, ठीक है। सही आंसर जिसका हो, मतलब ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो गया है, तो यहाँ पे राइट लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, मैंने बता ही दिया आपको कि यूएसए चुनता है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, और यूरोपियन यूनियन आईएमएफ के चीफ को चुनते हैं। लेटेस्ट जो वर्ल्ड बैंक के हैं वो अजय बांगा, आपने नाम सुना होगा, सरदार जी है, वो है वर्ल्ड बैंक के, अमेरिका द्वारा चुना गया। वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट निकालता है, फेमस रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालता है, रेमिटेंसेज एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी निकालता है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने डिसकंटिन्यू कर दिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रिपोर्ट निकालता था, वर्ल्ड बैंक ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ धांधली सामने आई कि ये चाइना को बेटर रैंकिंग प्रोवाइड करते थे, ठीक है। उसके अलावा ट्रंप वगैरह भी ये डिमांड करते हैं कि वर्ल्ड बैंक को चाइना को लोन कम देना चाहिए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं इसमें, ठीक है। अब हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के अलावा जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने मिलके खड़ा किया उन कंट्रीज, इन बैंक्स को, ठीक है, जिनका काम क्या है, फाइनेंस और प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइड करना फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रिक्स, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का आपने नाम सुना होगा। ब्रिक्स में मेन फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़। इनका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है वोटिंग का शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो जो ये मेन 5 कंट्रीज़ हैं इनके पास 18.98% हर एक के पास है वोटिंग का पावर। बाकी के जो कुछ नए देश ऐड हुए हैं जैसे कि बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, इन सब के पास भी कुछ कुछ परसेंटेज है। ये आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि किसके पास कितना शेयर है, बस हेडक्वार्टर संघाई चाइना में, ठीक है। दूसरा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है। इसमें लगभग 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 100 से ज़्यादा देशों इसमें पार्टिसिपेटेड हैं, ठीक है। इसमें जो वोटिंग पावर है वो लगभग शेयर कैपिटल, जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको इतना ज़्यादा शेयर कैपिटल मिलेगा। चाइना जो है वो लार्जेस्ट है, इसलिए चाइना को लार्जेस्ट मतलब इसमें शेयर कैपिटल मिला हुआ है, कैपिटल लार्जेस्ट है, और इंडिया का दूसरा। ये कुछ कुछ वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड बैंक है उसमें भी किस तरीके से काम होता है, शेयर कैपिटल के हिसाब से, मतलब जो जितना ज़्यादा पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ज़्यादा वोटिंग राइट मिलेगा, समझ गए आप। इसीलिए यूएसए जो है सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है और इसीलिए यूएसए के पास वोटिंग राइट है चुनने का कि वर्ल्ड बैंक का चीफ कौन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एशियन कंट्रीज़ लगभग 75% शेयर होल्डिंग कंट्रोल करती है और 25% नॉन एशियन। ये सब रिमेंबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। ब्रिक्स ने जो है वो $100 बिलियन का ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट में बनाया है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में काम हो आ सके, लगभग सिमिलर IMF के जैसे समझो, ठीक है। और ब्रिक्स जो आप सभी को पता है कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम कुछ लाने की सोच रहा है जो कि स्विफ्ट सिस्टम के कुछ पैरेलल होगा, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो देश मेंबर नहीं भी है ना ब्रिक्स के, वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हो सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, ठीक है। कुछ नए मेंबर्स जो ऐड हुए हैं लेटेस्ट
तो 2023 में इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, ये सब हैं कुछ यहाँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन है यूपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का भी हमने देखा। AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशन, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, AIIB डजंट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी जो हमने देखा उसी के हिसाब से। चलिए आप सभी वीडियो पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अब करेक्ट आंसर बताता हूँ। अभी हमने देखा कि AIIB के पास 100 से ज़्यादा नेशन है, तो सीधी सी बात है कि 100 से ज़्यादा नेशन है, 80 से ज़्यादा तो होंगे ही, ठीक है। दूसरा, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, नहीं, चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। AIIB के पास कोई भी मेंबर नहीं है आउटसाइड एशिया से, ये भी गलत बात है। अभी हमने देखा 75% जो है शेयर होल्डिंग किसके पास थी, एशियन कंट्रीज़ के पास, और 25% नॉन एशियन पे, मतलब नॉन एशियन कंट्रीज़ भी इसमें हैं, यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही अपना जो है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन CDS 2019 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका था, ब्रिक्स का था। तो ब्रिक्स के देशों के अलावा जो भी है वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो ब्राज़ील ब्रिक्स का है, रसिया भी है, आई भी है ना, कनाडा नहीं है। तो यहाँ पे कनाडा जो है नॉट पूछा गया, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। प्री 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, नीचे देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है। इट वाज सेटअप बाय APEC, द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन संघाई। अभी हमने देखा कि इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स के द्वारा, ना कि APEC के द्वारा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट यानी बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अभी हमने देखा था संघाई चाइना में, यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर है किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, ठीक है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स द्वारा लाया गया। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो बस आपको नाम याद होना चाहिए, इतना डिटेल में जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक आइडियाज़ इंडिया का खुद का है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम, जो कि लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अब हम समझते हैं IMF को। अभी हमने वर्ल्ड बैंक को समझ लिया, अब IMF हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में है। 1945 में और दिसंबर में सेटअप किया गया था। इसका काम क्या, ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज में स्टेबल रखना उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान जो है ये काम आता है। अभी हमने पिछले वाले लेक्चर्स में SDR को देखा था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को देखा था, जो एक तरह की IMF की एक करेंसी है। इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है IMF सबको पैसा देता है, सबका कोटा सिस्टम फिक्स्ड होता है उसके तहत, ठीक है। और IMF के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसमें 85% की मेजॉरिटी होनी चाहिए, कंपलसरी है डिसीजंस को, कोई भी फैसले को पास करवाने के लिए IMF के अंदर में। और आप देखोगे USA के पास 16.52% का वोटिंग पावर है, मतलब कि USA किसी भी डिसीजन को चाहे तो ब्लॉक कर सकता है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि 85% चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए, ठीक है। इसमें भी कुछ सामने आती हैं चीज़ें कि कुछ घोटाला वटाला ये सब, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे अपने देश से गीता गोपीनाथ जो थी वो प्रमोट होके पहुंची थी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर तक। अब भी आप देखो तो UN के पास 195 मेंबर्स है और IMF के पास 189 मेंबर्स है, तो भाई ऐसे कैसे, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो यार वो अलग मुद्दा है ना। अब हम समझते हैं IMF जो है किस प्रकार से लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो IMF के पास 3 विंडो हैं लोन प्रोवाइड करने के, आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे UPSC क्वेश्चंस पूछता है। तो पहला वाला जो है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें जो है कंट्रीज़ के पास जितनी भी कोटा में SDR मौजूद है उसकी 50% तक का लोन उसको मिल सकता है। दूसरा स्टैंड बाई अरेंजमेंट, इसमें 1 से 2 साल के ड्यूरेशन के लिए लोन मिल सकता है, अप टू 145% ऑफ SDR कोटा। आप कहोगे 145%, हाँ, मतलब आपके पास जितना कोटा है उसका 45% और ज़्यादा भी आपको लोन में मिल सकता है। तीसरा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये लगभग लॉन्गर पीरियड के लिए 3 से 5 साल के लिए इसमें 435% ऑफ SDR कोटा मिल सकता है। तो ये आपको याद रखने की इसमें ये ज़रूरत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लिए रैपिड वाला हो गया, थोड़ा मीडियम टर्म के लिए स्टैंड बाई हो गया, और लॉन्ग के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो गया, ठीक है। अब IMF जो है वो बेल आउट देता रहता है, पैकेज पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब का, नॉर्थ कोरिया, इन सब का आपको ध्यान में होगा ही। अब हम समझते हैं, एक क्वेश्चंस आ गया उसको देखते हैं। 2022 का प्री का क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किसके द्वारा दिया जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अभी हमने देखा IMF के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
प्री 2016 का क्वेश्चन है, हु पब्लिशेस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी IMF ही पब्लिश करता है। उसके अलावा हु पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जो पब्लिश करता है, UN या फिर IMF। क्या हमने इसके बारे में देखा था? वर्ल्ड बैंक जो हम कवर कर रहे थे, यहाँ पे आप देखिए क्या वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है या फिर नहीं करता है। देखोगे आप तो वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो है पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है? IMF करता है। ठीक है, मैं आपको पीछे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। अब हम समझते हैं कुछ थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। किस तरीके की थ्योरीज, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको इस थ्योरीज को बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसने क्या थ्योरी दिया था। देखो, एक होता है बुलिनिज्म। ये क्या होता है? मतलब एक तरह का इकोनॉमिक थ्योरी है। इसका मतलब ये होता है कि वेल्थ जो है वो डिपेंड करता है, डिफाइन होता है बाय द अमाउंट ऑफ प्रीसियस मेटल ऑन्ड। मतलब किसी देश के पास जितना ज़्यादा प्रीसियस मेटल होगा यानी उसके पास उतना ज़्यादा वेल्थ है। ठीक है, ये मर्केंटिलिस्ट थ्योरी से पहले का था। अब मर्केंटिलिस्ट थ्योरी क्या है, व्यापारी सिद्धांत क्या है? तो ये जो है इकोनॉमिस्ट बिलीव ऐसा करते हैं कि एक नेशन का जो वेल्थ और पावर है वो तभी होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और पेमेंट जो है वो गोल्ड या सिल्वर इन प्रीसियस मेटल्स में लेंगे। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो और अपने पास गोल्ड वगैरह मंगाओ ना उसका बदले में, तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। लेकिन आप इंपोर्ट कोई चीज़ को मत करो। क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट करोगे तो बदले में आपको फिर गोल्ड देना पड़ेगा, तो आपकी वेल्थ चली जाएगी। तो इस थ्योरी के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। एक है एडम स्मिथ का थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो आपका क्वेश्चन आ जाए कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी? तो एडम स्मिथ ने दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसके पास ज़्यादा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है उसको वो चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए। कैसे? जैसे मान के चलो इंडिया जो है वो राइस मतलब कम प्रोड्यूस करता है और वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। चाइना जो है वो वीट कम प्रोड्यूस करता है, राइस ज़्यादा। तो इनके हिसाब से ऐसा था कि एक काम करना चाहिए, इंडिया को वीट ही ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, राइस कम करना चाहिए, राइस चाइना से इंपोर्ट कर लो। सेम चीज़ चाइना को राइस ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए और वीट इंपोर्ट करवा लेना चाहिए। मतलब इनका इस हिसाब से थ्योरी काम करता है। अब इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। एक और आया डेविड रिकार्डो का थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, तो एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट, डेविड रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव या रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो इनके हिसाब से था कि आप ये मत देखो कि मतलब कौन सा चीज़ बनाने में था ना कि कोई कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करे। इसमें ये देखो कि मतलब एक चीज़ को पूरा बनने में कितना वर्कर्स लगते हैं। तो अगर आपको कोई ज़्यादा वर्कर्स लग रहा है तो आप एक काम करो, मतलब उस चीज़ को आप इंपोर्ट करवा लो, कम वर्कर्स वाले चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाओ। इस हिसाब से काम करता है। तो इन्हीं रिकार्डोज की थ्योरी के हिसाब से अपने जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज RCI इंडेक्स को प्रिपेयर किया, जो कि हेल्प करता है ये मॉनिटर करने में कि कौन सी कंट्री को क्या कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 21 के हिसाब से इंडियाज़ के जो टॉप रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज वाले एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं वो मेनली हैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, वो अपने को सस्ता पड़ता है, जैसे कि कॉटन, कारपेट, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें हमको एक्सपोर्ट करने चाहिए। सेम केस है बांग्लादेश के साथ भी। उसके अलावा जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो भी अपने को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उसके अलावा एक थे हेक्सकर और ऑलिन फैक्टर जिन्होंने प्रोपोर्शनल थ्योरी दिया था। मतलब कि फैक्टर्स पे चीज़ें डिपेंड करती है। फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, कि ज़मीन का कितना खर्चा है, लेबर का कितना है, कैपिटल का कितना है, उस हिसाब से हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि कैपिटल एबंडेंट जो कंट्री है, ऐसे देश जिनके पास रुपया ज़्यादा है, तो उन देशों को कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहिए? उन देशों को जो चीज़ें महंगे में बनती है ना वैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन जिन देशों के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको लेबर एबंडेंट कंट्री जो है उनको लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जिसमें लेबर ज़्यादा लगता है। जैसे कि कॉटन, इंडिया को कॉटन एक्सपोर्ट करना चाहिए, वीट एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा लगते हैं ना। तो ये था इनका थ्योरी। ठीक है, उसके अलावा अब हम समझते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में सेटअप हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब चीज़ें
कवर की जाती हैं। इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इनिशियली जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो मैंने बताया था आपको 3 चीज़ें निकली थी, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का सोचा जा रहा था, लेकिन यूएस ने अपोज कर दिया था। बाद में फिर जाके ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में मार्कस ट्रीटी के तहत बनाई गई थी, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ना एक 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब समझो हर लगभग ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 2 साल पे इसमें कॉन्फ्रेंस होता है मिनिस्ट्रीज़ का, हर देशों के जितने भी मेंबर्स हैं उनका, ठीक है। इसमें वोटिंग राइट है, 1 कंट्री का 1 वोट होता है, सिंपल बात इसमें ये जो है अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर जनरल को, जो कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को देखते हैं। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ट्रेड रिलेटेड चीज़ों का काम है ना कि फाइनेंस का, ठीक है। उसके अलावा इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, फिर एपिलिएट बॉडी होती है, कुछ भी अगर दिक्कत हो उसके लिए। इसके फंक्शंस की बात करें तो यार देखो, जितने भी देश हैं अभी दुनिया में, वो सब अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन इंपोर्ट से बचाने की कोशिश करती हैं। तो उसके लिए वो मेनली 2 तरह के बैरियर्स लगा सकती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। अब टैरिफ बैरियर किसको कहते हैं? कि मतलब किसी देश से अपने देश में कोई सामान आ रहा है, अब उस सामान पे हम ना कुछ टैक्स लगाएंगे ताकि वो हमारे देश में सामान महंगे में बिके। मान के चलो चाइना 100 रुपये में कोई चीज़ अपने देश में बेचना चाह रहा है, हमने उस पर 50% का टैक्स लगा दिया, तो इंडिया में कितने में रुपये में बिकेगा? 150 रुपये में बिकेगा। अब इंडियन मार्केट में इंडियन लोगों के लिए वो सामान 150 रुपये का हो गया, हो सकता है वही सामान इंडियन कंपनी 120 रुपये का बनाती हो, तो अब इंडियन कंपनी से खरीदेंगे ना कि चाइनीज़ से, ठीक है। तो इस तरीके के टैरिफ्स लगाती हैं। अगर इंडिया ये टैरिफ नहीं लगाती तो आप देखो ये 100 रुपये में सामान इंडिया में इंपोर्ट हो जाता। तो इंडियन जो लोग हैं वो ये वाला सामान ज़्यादा प्रेफर करते और अपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो ख़त्म हो जाती, इसको बचाने के लिए, ठीक है। मेनली 2 तरह के टैरिफ्स लगाए जाते हैं। कौन कौन से? एक लगाया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी किसको कहते हैं? मान के चलो कि चाइना जो है अपने देश में कोई सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना में वही सामान 5 रुपये का बिकता है और इंडिया में उस सामान को वो 2 रुपये या 3 रुपये में ही बेच रहा है। क्यों बेच रहा है इतना सस्ते में? इंडिया डंप कर रहा है, मतलब इसको सस्ते में बेच दो, इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है उस सामान की उसको तहस नहस ख़त्म कर दो, बाद में रेट बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही ऐसा कहना है कि आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, वो इन्वेस्टिगेट करती है, फिर रिकमेंड करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को और वो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी ऐसे आइटम पे लगा देती है। दूसरा, मान के चलो कि अब अपने देश में भी वो 100 रुपये का सामान बेच रहा है और हमारे देश में भी 100 रुपये का ही बेचने के लिए उसने एक्सपोर्ट किया, तो हमारे देश की तो मतलब फिर भी 120 में बन रहा था सामान, तो फिर भी अपने देश में जो इकोनॉमी है, मतलब वो जो कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? कोई तरीका है? हाँ है, वो तरीका है CVD, ठीक है। CVD यानी काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी जिसको कहते हैं, हम वो लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें कुछ लिमिट लगा रखी है, कुछ हद तक आप ऐसा लगा सकते हो। जैसे कि सामने वाला देश अगर अपने मतलब कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड करता हो तो आप लगा सकते हो, या अपनी जो सरकार है वो हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस, सेस, सरचार्ज ये सब लगाती है अपने देश के कंपनीज़ पे, तब इन दो केसेस में हम काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं सामने वाले के प्रोजेक्ट पे, ताकि हम अपने जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बचा सकें। देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना लोकल इंडस्ट्री को अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन से, ठीक है। लेकिन जब फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है इन मामलों में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं। तो हमने देख लिया कि टैरिफ्स जो लगाते हैं वो ये तरह के टैरिफ्स होते हैं, लेकिन नॉन टैरिफ जिसमें कि मतलब उल्टे हाथ से ऐसे कान पकड़ो ना, वो वाली बात हो गई कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कुछ ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करती है? मान के चलो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सब्सिडीज़ दे सकते हैं अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। हम अगर समझो कि अपने देश में जो कोई कार एक्सपोर्टर है वो कार 120 रुपये में बना के एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी कार नहीं बिक रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और उसकी कार को सस्ता करके 100 रुपये में कर देगी, तब वो 100 रुपये में एक्सपोर्ट करेगा तो कार बिकेगी। तो एक तो होता है सब्सिडी दे देना, ठीक है। सब्सिडी बहुत तरह की हो सकती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, टैक्स बेनिफिट, कार इंश्योरेंस, बहुत सारे तरह की सब्सिडीज दे सकती है। दूसरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब
कि ऐसा कंडीशंस बना देना कि सिर्फ और सिर्फ लोकल कंपनीज ही अप्लाई कर सकते हैं टेंडर्स वगैरह में, ठीक है। तीसरा, टेक्निकल बैरियर्स लगा देना ट्रेड पे कि भाई आपका जो सामान है उस पर इतने % से ज़्यादा कि ये केमिकल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इतना सारा आप बैरियर लगा दो कि सामने वाली पार्टी जो है वो बेच ही ना पाए आपके देश में सामान, ठीक है। उसके अलावा कोटा सिस्टम लगा देना कि भाई स्टील इससे कम मेट्रिक टन का तो इंपोर्ट होना ही नहीं चाहिए इस कंट्री से, इस तरीके की चीज़ें कर देना। तो क्या WTO इन सबको अलाउ करता है? तो भाई WTO इन सबको देखता है कि अच्छा तुम ये होशियारी करोगे तो हमको और भी बहुत सारे तरीके हैं इनसे निपटने के लिए। कौन कौन से? तो WTO में कुछ एग्रीमेंट कर रखे हैं बाकी देशों के साथ ताकि इस चीज़ों को रोके जा सके। तो अब ये एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटेबल कुछ एग्रीमेंट्स कौन कौन से? एक है टैरिफ पे जो बैरियर लगाया जाता है तो उससे बचने के लिए एक है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। गुड्स के लिए GATT और सर्विसेज के लिए GATS। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें समझौता किया गया देशों के साथ कि हमको इतने % से ज़्यादा गुड्स पे टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो अभी हमने देखे ये वाली चीज़ें, नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में अगर कोई देश उल्लंघन करता है तो एक चीज़ है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, TBT, नॉन फूड आइटम्स के लिए। नॉन फूड आइटम्स जैसे कि टेल्कम पाउडर या बाकी नॉन फूड के जितने भी आइटम हो गए उस पर TBD वाला एग्रीमेंट लागू होता है। और कोई देश इन एग्रीमेंट्स को तोड़ता है तो आप जाके केस कर सकते हो WTO में। फॉर फूड के लिए SPS, सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर्स वाला एग्रीमेंट किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स में सब्सिडीज़ की अगर बात करें, सब्सिडीज़ वाले हिस्से में नॉन फूड के लिए SCM, सब्सिडीज़ एंड काउंटर व्हीलिंग मेजर्स, यानी कोई देश अपने प्रोजेक्ट पे सब्सिडी दे रहा है तो आप ये वाला जो है एग्रीमेंट के तहत केस कर सकते हो। फूड के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एक एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक बनाया गया है जो कि रेगुलेट करता है सब्सिडीज़ ऑन एग्रीकल्चर ऑन इट्स बॉक्स मैकेनिज्म के तहत। बॉक्स मैकेनिज्म क्या है? 3 तरह के बॉक्स का मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है, एक ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स करके, ठीक है। उसके तहत वो डिसाइड करते हैं कि किस पे कितना ज़्यादा सब्सिडीज़ पे आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। अगर फिर उल्लंघन होता है तो आप इस एग्रीमेंट के तहत केस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इनकरेज करने के लिए ग्लोबल ट्रेड को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? तो यार लोगोज हो गई, ट्रेड के जो सीक्रेट्स होते हैं, GI टैग हो गई, ये बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर किया जाता है। तो इस एग्रीमेंट के तहत, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो है आप मतलब देख सकते हो, अगर कुछ दिक्कत हो तो केस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फॉरेनर्स पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने देश में उसके लिए ट्रिम्स एग्रीमेंट बनाया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर अब एक होता है प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट। प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट कौन सा होता है? जो सारे WTO जो देश हैं उनके द्वारा साइन ना किए जाएँ, उन एग्रीमेंट्स को हम प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। अब जैसे कि एग्रीमेंट एयरक्राफ्ट पे, डेयरी प्रोजेक्ट पे, IT पे, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट इसको कहेंगे हम। अब क्वेश्चन आया UPSC 2020 में ट्रिम्स एग्रीमेंट के रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अभी हमने देखा ट्रिप्स और ट्रिम्स। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। देखो कभी कोई टफ क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। अभी हमने देखा कि ट्रिम्स में गुड्स पे ही सिर्फ लगता है, ना कि सर्विसेज पे। तो सेकंड वाला तो अपने आप ही गलत हो गया। सेकंड वाला गलत तो यार सीधी सी बात है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। 193 मतलब बाकी का अगर आपको नहीं भी आते फिर भी क्या हो गया, आपको पता चल गया कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स आर रिलेटेड टू। अब ये किससे रिलेटेड है? WTO से, सार्क से, UNFCCC, इंडिया EU नेगोशिएशन से। तो किससे रिलेटेड है ये? सीधी सी बात है WTO से रिलेटेड है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। और भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, SPS एग्रीमेंट और पीस क्लॉज आर इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ, किस में है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, सीधी सी बात है, ठीक है। अब पीस क्लॉज क्या है इस यहाँ पे, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी AOA और SPS एग्रीमेंट अभी हमने देखा था। ट्रिप्स एग्रीमेंट पर्टेन टू, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या टैरिफ के लेके है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके है, या प्रैक्टिस ट्रेड फैसिलिटेशन या इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिलेटेड है ट्रिप्स एग्रीमेंट, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या अपना करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन है UPSC IAS 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेन फंक्शन है? ऑर्गेनाइज करना मीटिंग ऑफ मेंबर्स टू अराइव एट ट्रेड एग्रीमेंट कवरिंग इंटरनेशनल ट्रेड,
to ensure member countries conduct trade practices as per the agreement signed by the members, to provide a platform to negotiate and settle dispute of international trade between members. मेन फंक्शंस इसमें से क्या क्या है देखो। अभी जो हमने तीसरा वाला स्टेटमेंट देखा तो सही है ही ना, तीसरा वाला स्टेटमेंट कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि डील्स वगैरह नेगोशिएट किया सके। उसके अलावा ट्रेड प्रैक्टिसेस कंडक्ट करना एज पर द एग्रीमेंट साइंड बाय द मेंबर, ये भी सही है। तो ऑर्गेनाइज मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना ताकि ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंडिया से रिलेटेड, उसमें हम देखते हैं देखो अब इंडिया जो है सब्सिडीज़ देता है सोलर पैनल पे, इंडिया सब्सिडीज़ देता है शुगर पे। उसके अलावा इंडिया ने अमेरिकन पोल्ट्री सबको बैन कर रखा है ताकि अपने देश के जो फार्मर्स हैं उनको दिक्कत ना हो। तो इन सब का जो केस है बाकी देशों ने, यूएसए ने, चाइना ने, हम किस में कर रखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के खिलाफ कर रखा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के खिलाफ उनका जो हाई कोर्ट है, मतलब समझो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे हम केस हार गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सीधी सी बात है खिलाफ कर रहे थे ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिसेस के खिलाफ काम कर रहे थे, तो हम हार गए केस। तो इंडिया ने अपील किया, इनका जो अपीलिएट बॉडी है उसमें, मतलब समझो सुप्रीम कोर्ट टाइप, वहाँ पे अपील किया। अब इंडिया के समझो फेवर में ही एक चीज़ क्या हो गया कि वहाँ पे जज की वैकेंसी वगैरह चल रही है, तो वो अटका हुआ है केस वहाँ पे। तो केस अटका हुआ है तो टेम्पररी जो अपना स्टैंड क्या है कि भाई अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री का कि भाई क्योंकि अपना जो है वो अटका हुआ है केस, इस वजह से अब जो हाई कोर्ट वाला उनके फैसला था, मतलब जो उनके डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वाला फैसला था, उसको अभी हम इम्प्लीमेंट करने नहीं जा रहे हैं। ये अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री का 2020 में ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो जो 24 का एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रखा है कि इंडिया डजंट import apples from United States of America. In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. देखो पहला वाला स्टेटमेंट इंडिया इंपोर्ट नहीं करता एप्पल्स को, तो ये तो सीधी सीधी गलत बात है। दूसरा स्टेटमेंट कि इंडिया में लॉ ही प्रोहिबिट करता है कि इंपोर्ट करना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब बिना किसी अथॉरिटी के आप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है, सही लग रहा है या गलत लग रहा है? तो क्या आंसर होगा इसका? देखो एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट 1 हमने देख लिया कि गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है, यानी कि ए वाला इस हिसाब से गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया जो करेक्ट कह रहे हैं, सी वाला भी गलत हो गया, तो बचा क्या भाई? डी वाला ऑप्शन बचा। स्टेटमेंट 2 अपने आप ही करेक्ट है, यानी कि अगर स्टेटमेंट 2 आपको नहीं भी पता था कि सही है गलत, लेकिन अब इससे पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कुछ जो है वो एलिमिनेशंस कर सकते हैं। अब एपिलिएट बॉडी मैंने बता दिया कि एपिलिएट बॉडी होता है, एक परमानेंट बॉडी होता है। उसमें क्राइसिस क्या आ गया? क्राइसिस ये आया भाई कि उसमें जो जज होता है ना, उसको फिक्स करने के लिए कौन जज बनेगा, इसके लिए 100% सभी देशों की कंसेंसस में सहमति होनी चाहिए, तभी जाके कोई जज बनेगा। अब यूएसए जो है वो अपोज कर रहा था एक जज को अपॉइंटमेंट के लिए। अब इस वजह से क्या हुआ कि एपिलिएट बॉडी का क्राइसिस आ गया, मतलब कोई जज नियुक्त हुआ ही नहीं, और ये इंडिया को इसका समझो एक तरह से फ़ायदा ही मिल गया। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन वाले देश हैं उन्होंने सोचा कि यार ये तो यहाँ पे क्राइसिस ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं, कुछ देशों ने मिलकर मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म बना लिया, मतलब ये फैसला देगा तो हमें मान्य होगा। पर इंडिया ने कहा भाई नहीं, हमको ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन को। मोस्ट फेवर्ड नेशन किसको कहते हैं? अच्छा देखो यार, दुनिया में क्या होता है ना, सिंपल सी बात है, एक फंडा यही है कि भाई अगर आपको किसी ने अपनी शादी में बुलाया है तो सीधी सी बात है आप भी उसको अपनी शादी में बुलाओ। इस हिसाब से काम होना चाहिए ना, रेसिप्रोकेट होना चाहिए सिस्टम को। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी काम सिस्टम ऐसा ही काम करता है कि मतलब किसी ने आपको छूट दिया है टैरिफ्स पे, तो आप भी उसको छूट दो। मान के चलो ऑस्ट्रेलिया ने आपका किसी सामान पे 0% टैरिफ लगा दिया, तो आप भी ऑस्ट्रेलिया किसी सामान पे 0% टैरिफ लगा दो। तो इस हिसाब से मोस्ट फेवर्ड नेशन का काम दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, लेकिन WTO क्या कहता है? WTO कहता है कि भाई आप ना एक काम करो, सभी देशों के लिए बराबर रखो। आप किसी देशों को ऐसा एडवांटेज मत दो, बल्कि सब देशों को बराबर का टैरिफ दो, लगाओ, डिस्क्रिमिनेट मत करो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में। ये WTO का ऐसा कहना है, मतलब सब पे 0% का लगा दो आप। ठीक है, अब बहुत सारे देश है जो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अपने हम लोगों ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था, पाकिस्तान ने हमको नहीं दे रखा था, हम फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए हमने दे रखा था। लेकिन भाई जब पुलवामा और ये सब अटैक हुआ तो हमने ये स्टेटस छीन लिया उनसे। ठीक है, विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसमें कोई लीगल कंपल्सन नहीं होता है कि आपको स्टेटस किसी को देना है या नहीं देना, इस तरीके का। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि आप भेदभाव मत करो देशों के साथ, सबको बराबर रखो।
ठीक है। अब इसमें जो कुछ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि आप मतलब वहाँ से कोई सामान मंगाओ ना तो 0% का टैक्स लो उनसे, मतलब उनको टैक्स बिल्कुल भी मत लगाओ टैरिफ्स पे। अब CDS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, MNFN क्लॉज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज रिजीम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो अभी हमने देखा मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशंस, मतलब आप भेदभाव मत करो बाकी देशों में, अभी हमने देखा इस पे ये काम करता है। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा इस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। देख रहे हो, मेंबर्स शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब हम समझते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ किसको कहते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ नाम से पता चल रहा है ऐसे देश जो बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड है, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यार वो एक्सपोर्ट करेंगे, सोचो अगर यार वो एक्सपोर्ट करेंगे आप उन पर भी टैरिफ लगाओगे तो कहाँ से ग्रो कर पाएंगे। आप ये कहोगे कि भाई मतलब वो जो है शादी में हमको ना बुलाए और हम उनको बुलाते रहो, हाँ भाई यार कुछ गरीब लोग होते हैं उनको खिला दो भाई खाना, ना आपका ही भला होगा, दुआ देंगे। ठीक है, अब कुछ देखो एक वर्ड्स कीवर्ड समझते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री। वर्ल्ड वॉर सबके बाद ना ये एक चर्चा में आ गया था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि एडवांस इकोनॉमी या डेवलप कंट्रीज कह सकते हैं, यूएसए कनाडा। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज थी यूएसएसआर वगैरह, उनको कहा जाता था। बची जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज या एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इंडिया चाइना मैक्सिको, इन सबको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था। अब आपने टर्म सुना होगा ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, तो वही है ग्लोबल साउथ, यही जो कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग है, एमर्जिंग मार्केट्स, उनको ग्लोबल साउथ में आ जाते हैं, और जो डेवलप्ड नेशंस है वो ग्लोबल नॉर्थ में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वहाँ से जो आउटकम निकला उसको हम देखने वाले हैं। तो एक 2001 में कतर दोहा में हुआ था, दोहा में डेवलपमेंट राउंड करके ऐसा था, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें था, कंडीशंस क्या था, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ना कुछ चाहते थे, क्या चाहते थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ चाहते थे कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना वो ट्रेड का जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा लिबरलाइज करे, थोड़ा हल्का रखे ना, मतलब ताकि आसानी से हम उनके मार्केट में बेच पाएँ सामान सबको। उसके अलावा आप जो है बहुत सारे बैरियर्स हटाओ और हम आप पे बैरियर्स लगाएंगे ताकि आपका सामान हमारे देश में ना आ पाए, क्योंकि यार आप डेवलप नेशन हो, आप तो हमारे देश में सारा सामान सस्ते दाम में बेच दोगे, हमारी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की डिमांड थी। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को कुछ पैसा भी और टेक्निकल असिस्टेंस भी देना चाहिए, मतलब आपने जो इतना साइंटिफिक उन्नति की है भाई, हमको भी कुछ आप एग्रीमेंट वगैरह से मतलब अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो ताकि हम भी डेवलप्ड हो सके। सीधी सी बात है भाई, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ थे यूरोपियन यूनियन, यूएसए, सब इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हुआ। तो समझे आप, तो उसके बाद से जितने भी अब मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, उसमें ये मुद्दा ज़रूर उठता है कि भाई आपने दोहा राउंड वाला मतलब जो है वो अब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं की है, तो ये सब मुद्दा उठता रहता है। अब देखोगे 1996 में स्टार्ट सबसे पहली बार मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हुआ था, उसके बाद फिर दोहा में हुआ, फिर बाली में हुआ, नैरोबी में हुआ, ठीक है, फिर बेनस अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, इसमें तो कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से, फिर 12वां हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में 2022 में, फिर 13वां हुआ था अबू धाबी 2024 में यूएई में। ठीक है, इसमें कुछ नए मेंबर्स ऐड किए गए थे। अब हम देखते हैं कि फूड सब्सिडीज़ और पीस क्लॉज क्या होता है। मैंने बताया था आपको सब पीस क्लॉज देखेंगे तो यार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ना एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो हमने देखा था उसके हिसाब से ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ना सब्सिडीज़ दे सकती हैं अपने किसानों को 5%। ठीक है, मतलब 100 रुपये का उत्पाद होता है तो उस पर वो 5 रुपये का सब्सिडी दे सकती हैं किसानों को। और वहीं पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, गरीब देश हैं, उनको कहा गया कि चलो एक काम करना, तुम 10 रुपये दे देना, 100 रुपये का उत्पाद होगा तो उस पर 10 रुपये का सब्सिडी दे देना, ऐसा उन पर कहा गया। आपको कि तो अच्छी बात है भाई, गरीब देशों को ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अमीर देश है वो समझो 1000 रुपये का सामान का उत्पादन कर रही हैं एग्रीकल्चर में, तो उस पर 5 रुपये मतलब 5% कितना हो गया 1000 का, आप ही बताओ, 50 रुपये, सीधी सी बात है। वहीं पे जो गरीब देश है वो 100 रुपये का ही एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बनाता है, उस पर 5 रुपये का ही सब्सिडी दे पाएगा वो, तो फ़र्क हो गया ना 5% और 10% में, और यहाँ पे उसको 10% में ही मिल रहा है तो 10 रुपये का ही दे पाएगा सब्सिडी, समझ लो फ़र्क 40 रुपये का हो गया। तो ये मैंने आपको ऐसा बस बताया है, लेकिन समझो इतने रुपये का फ़र्क हो जाता है। तो जो साउथ ग्लोबल साउथ वाले देश हैं वो क्या कहते हैं कि भाई नहीं, हमको ऐसा एग्रीमेंट नहीं चाहिए, हमको आप एग्रीमेंट अच्छा दो, आप इनका भी जो सब्सिडी का है ना और कम करो या हमारा और ज़्यादा बढ़ाओ।
तो इस पे जो है मतलब सहमति नहीं बन पा रही है। तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2013 में ये कहा कि भाई एक काम करते हैं, मैं अब ना मतलब रूठ जाऊँगा और कोई भी एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं करूँगा, जितने भी आने वाले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होंगे। इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया सारे नए एग्रीमेंट्स को। तो भाई अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले चलो हार के क्या लाए, वो लोग एक पीस क्लॉज लेके आए। मतलब पीस क्लॉज का मतलब है उन्होंने टेम्पररी इम्यूनिटी दिया इंडिया को और बाकी अदर नेशंस को कि एक काम करो, आप ज़्यादा भी सब्सिडीज़ दे सकते हो करके, ठीक है। तो मतलब उसके बाद से उन्होंने ये कहा था कि हम इस मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन अब तक सुलझाया नहीं है। तो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो एनी अमाउंट ऑफ सब्सिडीज़ दे सकती हैं उनके प्रोग्राम पे, और जो यूएसए और ऐसे वाले देश हैं वो ना ही काउंटर विलिंग ड्यूटी लगा सकती हैं, ना ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ आपको, मैंने जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स बताया था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर पे जो एओए वाला जो एग्रीमेंट था, उस पे उसके सब्सिडीज़ को 3 बॉक्सेस में क्लासिफाइड किया। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़, जैसे ग्रीन से पता चल रहा है, यानी कि आप अनलिमिटेड सब्सिडीज़ दे सकते हो इन प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कि R&D करना है आपके देश में, ट्रेनिंग करना है, तो आप अनलिमिटेड सब्सिडी दो ना, किसने रोका है। ब्लू बॉक्स पे भी अलाउड है, लेकिन कुछ देशों को, जैसे ब्लू बॉक्स यानी कि जो ओशियन वाले देश थे जैसे कि आइसलैंड वगैरह, उनको अलाउड था। एम्बर बॉक्स था, एम्बर ये पूरा रेड नहीं है, मतलब कि पूरा मना नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, यानी कि आप बहुत हद तक सब्सिडीज़ नहीं दोगे, बहुत कम दो। इलेक्ट्रिसिटी पे, डीजल पे, एमएसपी जो किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सब पे कम दो आप सब्सिडी। इसीलिए इंडिया जो है ना, सोचो फार्मर्स के लिए इतना कुछ करता है कि सब्सिडीज़ वगैरह देता है, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, फिर भी देता है। फिर भी यार अपने देश में हालत आप ही देख ही रहो क्या चल रहा है, ठीक है। अब है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। एक ये जो है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या था, इसमें ये था कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अपने जो ब्यूरोक्रेटिक डीलेज हैं, इंस्पेक्टर राज, इन सबको थोड़ा कम करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कामों में। मतलब थोड़ा आप ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करो, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह सब ऑनलाइन लो, ताकि जल्दी से जो सामान एक देश से दूसरे देश आ जा सके ना, ज़्यादा झंझट ना करना पड़े एक्सपोर्टर्स को, इम्पोर्टर्स को, ठीक है। तो ये सेटअप किया गया, इंडिया ने इसको 2016 में रेटिफाई किया था ना। इंडिया की रेटिफिकेशन होती है अपनी कैबिनेट से पास करवा देना। उसके अलावा जो इंडिया की सेटअप किया इंडियन नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, कैबिनेट सेक्रेटरी के तहत, जो इन सब चीज़ों को देखता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन है यूपीएससी प्री 2017 का कि फाइंड करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। TFA is a part of World Trade Organization Bali की Ministerial Package of 2013. TFA came into force in January 2016. तो इंडिया ने क्या रेटिफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो इंडिया ने भी, हमने देखा कि इंडिया ने इसको ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को रेटिफाई किया हुआ है, देख रहे हो। उसके अलावा अब ये किस में लाया गया था, बाली में लाया गया था या उसमें लाया गया था, ये थोड़ा अब आगे मुश्किल हो जाता है। तो देखो, फर्स्ट सही है, डी सही है, बी सही हो सकता है, यानी सी तो बिल्कुल गलत ही है। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर बताता हूँ आप सभी को। इसमें करेक्ट आंसर है 1 और 2 वाला, तीसरा वाला नहीं है, वो जैन 2017 में आया था, ठीक है, फोर्स में। आपको यार 2013 में ये बनाया गया, 2017 में आया, क्यों ऐसा? तो क्योंकि यार देखो, रेटिफिकेशन जो है ना वो हर देश का अलग अलग है। रेटिफिकेशन का मतलब अपने पॉलिटी में देखा होगा कि हर देश जो है वो अपने पार्लियामेंट या कैबिनेट से पास करवाता है अपने देश के अंदर, उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। तो इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही नैरोबी पैकेज और SSM देखते हैं। नैरोबी पैकेज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2015 नैरोबी केनिया में, जिसमें ये कहा गया कि हम पीस क्लॉज को अनदर सालों के लिए एक्सटेंड करेंगे। उसके अलावा जो सब्सिडीज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे मेंबर्स को, उसको रोकना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ रोकना होगा और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को रिलैक्स डेडलाइन दिया गया, ठीक है। उसी के बाद जो है वो चीप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का सर्ज आ गया, देखने को हमको ये मिला यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा देखोगे आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये राइट था कि टेम्पररली आप टैरिफ्स वगैरह लगा सकते हो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे, ताकि आप लोकल जो फार्मर्स हैं उनको बचाया जा सके। इसी को स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म SSM कहा गया, ठीक है, चीप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बचने के लिए अपने देश में, ठीक है। अब 2022 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है, उसमें एक निष्कर्ष निकलता है फिश सब्सिडीज़ एग्रीमेंट। मतलब फिश पे कि हमको ये देखना है कि इलीगल और अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग ना हो, जो भी ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया वहाँ पे फिशिंग ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें अनरेगुलेटेड हाई सीज में फिशिंग ना हो। तो अब इसमें यार इंडिया ने कहा कि भाई हमको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों?
कि यार फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ तो यार समझो हर चीज़ों का, रिसोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग कर चुकी हैं, ओवर एक्सप्लॉइट पहले करके अमीर बन चुकी हैं। अब वो चाहते हैं कि जो हम जैसे गरीब देश हैं, वो उन सब को मतलब सब चीज़ों में रोका जा सके कि यार आप फ्यूल का इस्तेमाल मत करो, फॉसिल फ्यूल्स का, सोलर पे शिफ्ट हो जाओ। भाई उसमें खर्चा लगता है, ये समझो ना। अब वो अलग-अलग तरीके की चीज़ें सामने लेके आने लग जाती हैं। इसीलिए इंडिया जो है उन सब चीज़ों में साइन नहीं करता है। अब साइनिंग वर्सेस रेटिफिकेशन मैंने बताया, साइन जो है वो ग्लोबल एग्रीमेंट पे आप साइन देश करती हैं, लेकिन उनको फिर रेटिफिकेशन चाहिए होती है अपने देश से। अब वो अलग-अलग तरीका हो सकता है, जैसे कि इंडिया में कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है रेटिफिकेशन के लिए, यूएसए में जैसे कि पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। अब किस में क्या चाहिए होता है वो इतना ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना। इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल को ज़रूरत होती है, ठीक है। अब किसी भी एग्रीमेंट को पास करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2/3 वर्ल्ड ट्रेड मेंबर के, और जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें रेटिफाई करना होना ज़रूरी है। तो 2024 के फेब तक लगभग 70 देशों ने ही इस फिशरीज़ एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है, इसीलिए अब तक ये जो है एग्रीमेंट जो है फोर्स में नहीं आया है, ठीक है। लगभग टारगेट है 110 मेंबर्स जो है उसको रेटिफाई करें। अब 2024 में अबू धाबी में, यूएई में हुआ था ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है, उसमें एक चाइना की तरफ से आया था कि एक हम नया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको इंडिया ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने कहा भाई नहीं, एक तरह का यही है कि भाई चाइना का वो डेट ट्रैप वाला पॉलिसी, चाइना का इसमें ये कहना था कि देश को ना मतलब अपना कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले इन्वेस्टर्स से पॉलिसी से पूछ लो, मतलब इन्वेस्टर से पूछ लो कि भाई ये पॉलिसी आपके लिए हानिकारक तो नहीं है। तो भाई इंडिया ने कहा नहीं भाई, हमको ऐसी नहीं चाहिए चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा फूड सब्सिडी पे जो बात अटका हुआ था, उसमें वो भी आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया। फिर इसमें एक नया चीज़ आया कि वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी, ऐसे एक फ़ंड बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की या लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ की, उनको डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ा जाए, ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी बढ़ाई जाए, इन सब चीज़ों के लिए लाया गया। इसमें एक और नया चीज़ क्या हुआ कि 2 नए कंट्रीज़ को जोड़ा गया, मतलब अब टोटल 166 मेंबर्स हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में। एक कॉमरोज, एक तिमोर लेस्टे करके कंट्रीज़ थे, उनको जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस 2014 का कि फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस. The goal of World Trade Organization is to help producers of goods and services, exporters, importers conduct their business. The World Trade Organization, which is a successor body of GATT, came into being following by the Uruguay round of negotiation. The World Trade Organization distanced itself from framing of rules ऑन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें से क्या लग रहा है, कौन सा सही है? वीडियो पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए, या ऐसा करूँ कि इसको मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, मतलब आप इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। आपको कुछ भी दिक्कत हो वीडियो को पीछे जाके आप करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ठीक है। अब कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल आप सभी को समझाता हूँ। कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल है क्या? इसका मतलब ये होता है कि यार जैसे ग्रेविटी होता है ना, कि कोई बड़ी चीज़ होगी तो वो जल्दी नीचे आएगी, तो वैसे ही इकोनॉमी की साइज जब बड़ी होती है ना, तो मतलब आप छोटे मोटे देशों के साथ ट्रेड ज़्यादा करते हो। उसके अलावा दूसरा है कि मोर डिस्टेंस लेस ट्रेड, यानी अगर किसी देश से आपकी दूरी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है आपकी जो ट्रेड है वो थोड़ा सा कम होगा। यानी कि देखो अपना जो ट्रेड मैक्सिको के साथ कम है, साउथ अफ्रीका के साथ ज़्यादा है। अब ये प्रैक्टिकली समझो 100% ना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अपना यूएसए के साथ बहुत अच्छा खासा ट्रेड है ना, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो। लेकिन आपको अगर ये याद रखना तो आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमी की साइज़ और जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंट्री के। जो लार्जर जीडीपी वाले जो देश होते हैं ना, वो स्मॉलर जीडीपी वाले देश हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अपना जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड सरप्लस ज़्यादा होता है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मोर डिस्टेंस इज इक्वल टू लेस ट्रेड। बाकी के फैक्टर्स भी काम करते हैं, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, इनकम लेवल क्या चल रहा है, टैरिफ नॉन टैरिफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड, ये सब चीज़ें काम करती हैं किसी भी देश के बीच में ट्रेड होने से पहले में। उसके अलावा आपको पता है कभी भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट हमको तुरंत नहीं दिखता है, बल्कि धीरे धीरे दिखता है। क्यों? क्योंकि यार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तुमने साइन कर लिया, अब सामने वाले देश में किस व्यक्ति को कौन सा सामान अच्छा लगता है, उसका प्रचार होगा, वो से सब चीज़ें होने के बाद सामान एक्सपोर्ट होगा, फिर फ़ायदा होगा, इन सब टाइम लगता है। डे 1 से ही फ़ायदा देखना नहीं मिलता। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 का कहना था, ठीक है। एक क्वेश्चन है सीडीएस 2024 का पूछा गया, इफ़ इंडिया एंटर्स इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट with other nation, then the growth of the export of India would depend upon the which of the following: extent of tariff reduction,
MFN टैरिफ जो हमने देखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला, एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर्स, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इनकम इन द नेशन विद विच इंडिया एंटर्स इनटू FTAs। ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप ज़रूर से लिखिए, ठीक है। बाकी का अब एक लेक्चर और है, उसमें हम कवर कर लेंगे, इस पिलर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी यार वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में यार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए ना, ताकि यार हमको भी पता चले कितने लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।